सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 14 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो कि अभी हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। तो आंसर होगा इसका बारबरा क्राजिकोवा ने। अब सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पे स्टैटिक आपका ये बन जाएगा कि ये जो बारबरा क्राजिकोवा है ये किस देश की टेनिस प्लेयर है। देखो ये इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। एक तो प्रश्न आपका ये बन जाएगा कि बारबरा क्राजिकोवा ये किस खेल से संबंध रखती हैं, तो ये टेनिस प्लेयर है, ये आपको याद हो गया। किस देश की है, तो ये चेक रिपब्लिक की है। और अभी इन्होंने किसको हराया, रशिया के अनास्तासिया को हरा करके इस साल का फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया। और बारबरा का नाम तो आपने पहले भी सुन रखा होगा, कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था जब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। तो इसी कारण से ये प्रश्न मैंने आपको पहले नंबर पे दिया है, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांसेस है इसके आने के। एक तो रिटायरमेंट लेने वाली है और उससे पहले इन्होंने फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। अब बात आती है कि फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है। यह प्रश्न मैं आपको आगे करवाऊंगा, और अगर आपको याद है किसने जीता है तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो किसने जीता है और वो किस देश के प्लेयर हैं, ये भी टाइप करो। बाकी एरिना सबालेंका की बात करेंगे। अभी मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने, और ये किस देश की प्लेयर है, ये बेलारूस की प्लेयर है। बाकी नाओमी ओसाका आप जानते हो ये जापान की प्लेयर है, और अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान मिला था इनको। और इस साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने, और उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। बाकी एशले बार्टी आप जानते ही हो ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। देखो सिंपल सा फंडा है, चार चीज याद रखो। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो देखो ऐसे याद रख लो, पहला और आखिरी वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है। तो अभी ये जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट पे हुआ है। विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। और लास्ट ईयर आपको याद होगा इन 4 में से एक ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था, कई बार बता चुका हूं कौन सा वाला नहीं हुआ था, विंबलडन ओपन नहीं हुआ था। तो ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस बोलेंगे इसको हिंदी में। तो ये हमने मनाया 13 जून को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाता है। और इस बार की थीम क्या है, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। तो ये जो दिन है ये एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता, इससे पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो सिंपल सा याद रखना है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। चलिए अब बात करते हैं कि जून के महीने में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए हैं। तैयार हैं आप लोग? अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। देखो 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया था, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, फिर 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया, फिर 9 जून आया विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया, यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया। फिर 12 जून को हमने बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया था। और अभी 13 जून को हम लोग अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी तक जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हर बार मैंने आपको रिवाइज करा है, तो ये सारे डे आपको याद हो जाने चाहिए। नहीं याद है तो इनको बार बार लिखो और साथ के साथ याद करते हुए चलो। मंथ के एंड की मत सोचना कि मंथ का एंड पूरा हो जाएगा उसके बाद याद करने बैठेंगे, बहुत वर्कलोड बढ़ जाएगा आपका। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो आंसर होगा डेबी हैविट। तो अभी इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने डेबी हैविट को 158 साल पहले 158 ईयर पहले गठित इस खेल की राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना है। और ये किनका स्थान लेंगी, डेबी हैविट, ये ग्रेग क्लार्क का स्थान लेंगी।
तो सिंपल सा याद रखना, इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की ये पहली महिला अध्यक्ष होंगी डेबी हेविट। बाकी सूरज सिंह माथुर की बात करेंगे, अभी स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे, अभी इनका निधन हो गया। मार्था कुम की बात करेंगे, अभी ये केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। और डॉक्टर पैट्रिक अमूथ, ये भी केन्या के हैं और ये अभी क्या बने थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के ये अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया, डॉक्टर हर्षवर्धन का इन्होंने स्थान लिया है। अच्छा देखो, फुटबॉल की बात आती है तो आपको 2-4 पॉइंट बताता हूं जो आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है, एक तो ये याद रख लो, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। बाकी इस बार कोपा अमेरिका की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, वैसे तो अर्जेंटीना और कोलंबिया करने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं, ब्राजील कर रहा है, ये याद रखना एक तो। उसके अलावा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये होंगे कहाँ पे, भारत में होंगे। कब होंगे, 2022 में। और फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये भी 2022 में होंगे, ये कोस्टा रिका में होंगे। महिलाओं के वर्ल्ड कप की बात हो गई। और इसी तरह से पुरुषों में बात करेंगे कि फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये होंगे 2023 में पेरू में। और फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप ये इंडोनेशिया में होंगे 2023 में ही। तो इतना सा आप यहां से याद रख लेना। बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी कॉर्सेरा की वैश्विक कौशल रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो आंसर होगा 67 नंबर पर रहा है। तो कोर्सेरा के द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत 67 नंबर पर रहा है। और इसमें टॉप पे कौन सा देश है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे लग्जमबर्ग है और तीसरे पे ऑस्ट्रिया है। और भारत 67 पे है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में। बाकी अभी आपको याद होगा जो घरेलू मूल्य सूचकांक आया था यानी कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत 55वें स्थान पे था, टॉप पे टर्की था। उसी तरह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे। उसके अलावा अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 139 नंबर पे था, इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टॉप पे था फिनलैंड। कुछ और इंडेक्सेस आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 आया था, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, तो उसमें भारत 87 नंबर पे था, टॉप पे था स्वीडन। बाकी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 जो आया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें भारत 86 नंबर पे था, टॉप पे दो देश थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 आया था, उसमें टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। और नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया था उसमें टॉप पे केरल था। और अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो आया था उसमें भारत कौन से स्थान पे था, 117वें नंबर पे था, 117, टॉप पे स्वीडन रहा था। और अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो आया था उसमें टॉप पे रहा था पंजाब। तो ये सारे इंडेक्सेस अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़े हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश की सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गई है, तो आंसर होगा नाइजीरिया। एक्चुअली में हुआ क्या, पहले ट्विटर ने नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है मुहम्मदू बुहारी, उनके एक ट्वीट को हटा दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ये मोहम्मद बुहारी, इनका दिमाग खराब हो गया, फिर उन्होंने देश में ट्विटर को ही निलंबित कर दिया। और उसके बाद नाइजीरिया सरकार ये आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गई है। एक्चुअली में नाइजीरिया ने माइक्रो ब्लॉगिंग जो ये प्लेटफॉर्म है ट्विटर, इस पे नाइजीरिया के कॉरपोरेट अस्तित्व पर नकली समाचार फैलाने का आरोप लगाया है। अच्छा, कू एप्लीकेशन कब शुरू हुई थी, ये 2020 में आई थी। बाकी नाइजीरिया की बात करेंगे तो ये रहा मैप में नाइजीरिया, ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल अंबुजा है। करेंसी चलती है यहाँ पे नाइजीरियन नायरा और यहाँ के प्रेसिडेंट मुहम्मदू बुहारी है। और यहीं पे एक आतंकवादी संगठन है बोको हराम संगठन, ये आप नाइजीरिया में ही मिलेगा। और नाइजीरिया से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, एनगोजी ओकोंजो-इवेला का नाम, क्योंकि अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, ये नाइजीरिया से ही है, तो ये प्रश्न आएगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला ना अभी आपको, बता दो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलो आज बात हो जाए कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में और किस किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे। एक तो अंकटाड का मिल जाएगा, एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मिल जाएगा,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मिल जाएगा, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो हो ही गया, तो ये सारे आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे। एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी यहीं पे मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, आप बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने क्रिकुरु नाम से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट को शुरू किया है? तो आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग ने। तो अभी भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने देश के युवाओं को ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग देने के लिए ये क्रिकुरु नाम से एक वेबसाइट और एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और इसे उन्होंने भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ के साथ मिलकर के तैयार किया है। और इसमें आपको एबी डिविलियर्स, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह, जॉन्टी रॉड्स, ये महान खिलाड़ियों से सीखने को मिलेगा, ये सिखाएंगे आपको ऑनलाइन। तो याद रखना, ये देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सक्षम कोचिंग वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य है युवा खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान करना। अब ऑनलाइन क्रिकेट सीखोगे आप। बाकी सचिन तेंदुलकर अभी पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रविंद्र जडेजा स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है आसिक्स, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रोहित शर्मा एक स्पोर्ट आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो आंसर होगा एंटोनियो गुतेरेस। और वैसे अभी यूनाइटेड नेशन के महासचिव है कौन? यही है, एंटोनियो गुतेरेस। और अब इनका जो ये दूसरा कार्यकाल है, ये 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। और ये है कहां से? ये पुर्तगाल से है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में मान लो पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव का नाम क्या है, तो आंसर होगा ट्रिगवेली, ये नॉर्वे से थे। बाकी अब्दुल्ला शाहिद, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अभी के नागराज नायडू का नाम हमने पढ़ा था, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। इनका नाम हमने पढ़ा क्यों था? क्योंकि ये अभी जो ये है ना अब्दुल्ला शाहिद, इनके निजी सचिव बने हैं, जिन्हें कहा जाता है शेफ दे कैबिनेट। और डेविड डायोप, ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रांस के हैं ये, और इन्होंने अपने नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैंक के लिए ये सम्मान जीता है। अच्छा देखो, अभी आपको याद होगा, अभी भारत यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में शामिल हुआ है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, 2022 से लेकर 2024 तक के लिए। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसमें 54 सदस्य हैं। और देखो, हेडक्वार्टर याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था पहले भी यूनाइटेड नेशन के 6 अंग 6 बॉडी है, जिसमें से सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको मिल जाएगा, लेकिन केवल एक बॉडी ऐसी है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के बाहर मिलेगा, और वो है इंटरनेशनल कोर्ट, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है। चलो एक और प्रश्न का जवाब दो। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत है, ये किस देश के स्थान पर चुना गया है? भारत को किस देश के स्थान पर चुना गया था अगले 2 सालों के लिए? 8वीं बार चुना गया है, तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो इतना आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा हुसैन अल मुसल्लम को। तो अभी हुसैन अल मुसल्लम, इन्हें अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिना, यानी कि इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये है कहां से? ये कुवैत से है। अच्छा, बाकी फिना का हेडक्वार्टर कहां पर है? यानी कि इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लाउजेन, स्विट्जरलैंड में। यहीं पे आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। बाकी नरेंद्र बत्रा, आपको याद होगा, अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये दोबारा से अध्यक्ष चुने गए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करेंगे, वैसे ये अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जिनको अभी 2021 से 2025 तक के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया। और मेघा राजगोपालन की बात करेंगे तो भारतीय मूल की पत्रकार हैं ये, और जिन्होंने अभी 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। इनके अलावा एक और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस साल का पुलित्जर पुरस्कार जीता, उनका नाम क्या है? नील बेदी। उन्हें स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में यह अवार्ड मिला। तो पुलित्जर पुरस्कार ये दुनिया भर में पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इन दोनों के नाम आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, मेन सिंगल टाइटल? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। और ये किस देश के प्लेयर है? ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। अच्छा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था
कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो बताओ फ्रेंच ओपन ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को। और अभी राफेल नडाल को हरा करके ही नोवाक जोकोविच ने ये फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ये। बाकी देखो, नोवाक जोकोविच के बारे में आपको बता ही चुका हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। और वुमेन सिंगल का किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने, वो जापान की है। राफेल नडाल मैंने आपको बता दिया स्पेन के प्लेयर हैं। इस साल का इटालियन ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल जीता, ये भी याद रख लो। और इटालियन ओपन जो हुआ था इस साल, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता था। बाकी राफेल नडाल ने इस बार 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल भी जीता और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? नाओमी ओसाका को। बाकी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, अभी इन्होंने मैड्रिड ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता था, ये जर्मनी के प्लेयर हैं। और रॉजर फेडरर ये स्विस प्लेयर हैं, स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड में इन्हीं के नाम का सिक्का चलता है। सिक्का छप चुका है इनके नाम का। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी 11 जून 2021 से शुरू हुआ जो G7 समिट है उसकी थीम क्या है? तो आंसर होगा बिल्ड बैक बेटर। तो G7 संगठन, इसकी स्थापना होती है 1975 में और ये इस बार इसका 47वां समिट है, 47th समिट। और ये कहाँ पे हुआ? ये इंग्लैंड में हुआ। 11 से 13 जून तक ही चला और इसकी थीम रही बिल्ड बैक बेटर। और चलो मुझे बताओ, G7 ग्रुप में क्या भारत सदस्य है इसका? तो भारत वैसे तो इसका सदस्य नहीं है, लेकिन गेस्ट अपीयरेंस के रूप में इसको बुलाया जाता है। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअल तरीके से पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे उन्होंने जब भाषण दिया तो वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। अच्छा, फिर G7 में कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं? तो देखो, इसे एक तरीके से आप याद रख लो, एक लाइन आप याद रख लो, जैसे कि जूस पीना है आपको जूस पीना है, लेकिन किसके साथ पीना है? आपको GF के साथ, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जूस पीना है, ऐसे याद रख लो। तो JUICE जूस पीना है, किसके साथ पीना है? GF के साथ। तो J से हो गया जापान, U से हो गया USA, I से हो गया इटली, C से हो गया कनाडा, E से हो गया इंग्लैंड यानी कि UK, G से हो गया जर्मनी और F से हो गया फ्रांस। तो ये सारे मेंबर कंट्रीज हैं आपके G7 के। भारत इसका मेंबर नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप तो ये बताओ कि 2020 में G20 जो समिट थी वो कहाँ पे हुई थी, यानी कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सऊदी अरब ने। और इस साल G20 की अध्यक्षता किसके पास है? तो आंसर होगा इटली के पास है। और 2022 में इंडोनेशिया के पास होगी और 2023 में होगी भारत के पास। लेकिन भारत के पास क्या अभी किसी की अध्यक्षता है? तो आंसर होगा ब्रिक्स। 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। मतलब ब्रिक्स की अब जो भी मीटिंग होगी, बताया था मैंने आप लोगों को, विदेश मंत्रियों की होगी, रक्षा मंत्रियों की होगी, वित्त मंत्रियों की होगी, वो सब भारत में होगी इस साल। और आसियान इसकी जो मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्रुनेई कर रहा है, 2021 में बात कर रहे हैं। जबकि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2021 की अध्यक्षता कर रहा है इस बार ताजिकिस्तान। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्या है, रखना है आपको, है ना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में अभी ICICI बैंक इसके पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा GC चतुर्वेदी को। तो अभी RBI ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को फिर से ICICI बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। बाकी CS घोष ये बंधन बैंक के MD CEO बने, फिर से बने हैं। और विश्ववीर आहूजा अभी RBL बैंक के फिर से MD CEO बने ये। और वैशाली हिवासे ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। अच्छा, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। MD CEO इसके संदीप बख्शी हैं। इसकी टैगलाइन होती है, हम है ना ख्याल आपका। अभी आपको याद होगा, ICICI बैंक ये स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा को शुरू करने वाला विश्व का दूसरा और एशिया का पहला बैंक बना है। उसके अलावा ICICI बैंक का जो डिजिटल वॉलेट है पॉकेट, तो अभी UPI नेटवर्क से लिंक करने वाला ये पहला डिजिटल वॉलेट बना पॉकेट। उसके अलावा ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टॉक को भी लॉन्च किया था। अभी ये फास्टैग जारी करने के लिए फ़ोनपे के साथ साथ और गूगल
पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक बना है। उसके अलावा एमएनसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसने लॉन्च किया था। बाकी किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भी ये पहला बैंक ही है। याद रखना ये सारे पॉइंट, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा संजय कुमार यादव को। तो अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने संजय कुमार यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। बाकी रणजीत सिंह डिसाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। एक तो 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। उसके अलावा अभी विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में इनको चुना गया है। बाकी जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष बने हैं, और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। उदय शंकर ये अभी फिक्की के अध्यक्ष बने थे। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए, कल की वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 जून को। और इसकी क्या थीम थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। जबकि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। वैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, और उससे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष केर राइडर है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये एक्स्ट्रा जानकारी भी दी है। बहुत बढ़िया बात है, आप ही लोगों का रिवीजन होता है। जितनी बार आप लिखेंगे आप अपने सिलेक्शन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना सिलेक्शन आपका पक्का होता जाएगा। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगता है, तो मेहनत अच्छी लगती है, तो इसे आप शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो हमारा भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम हो जाता है। आज आपको शायद आवाज़ से पता लग रहा होगा, हमारे पास कोई इतना बड़ा सेटअप वगैरह, ऑफिस वगैरह तो है नहीं। सारा काम घर से होता है, और घर भी थोड़ा विलेज एरिया में है। तो गेस्ट आए हुए थे, तो आज सारा काम मेरे को छत पे करना पड़ रहा है, इसलिए पक्षियों की आवाज़ भी हो सकता है आपको आ रही हो, डिस्टर्ब हो रहे हो थोड़ा बहुत। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, इसे शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम यूज़ करते हो, जहाँ पर भी आप कर सकते हैं ना, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करना।